नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में, भोर की बात में। अगले आधे घंटे तक हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी। जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार है, जो लोग जुड़ेंगे उनको भी नमस्कार है, जो लोग मुझे बाद में देखेंगे उनको भी मेरा प्रणाम है। तो शुरू करते हैं। आज की बात जो है वो आगरा से। आगरा में बड़ी एक दिलचस्प खबर हुई है। अब आपको पता है कि दशहरे का सीज़न है, तो रामलीला का मंचन शहर शहर गांव गांव हो रहा है या होगा, शुरू होगा, कहीं हो रहा है, कहीं शुरू होने वाला है। तो आगरा में एक रामलीला चल रही थी। तो रामलीला में जो मंच पर सीन अभिनीत किया जा रहा था, यानी अभिनय हो रहा था, वो सीन था माता सीता का हरण का। जब रावण जो है वो आता है और माता सीता से भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांगकर वो जो है माता का हरण करता है, सीता माता का। तो ये सीन चल रहा था मंच पर, और उसी समय वहाँ पर एक सिपाही था। वो सिपाही जो है वो स्टेज पे चढ़ गया और उसने जो है रावण से भिड़ंत शुरू कर दी। कह रहा था कि मैं तुम्हें माता सीता को नहीं ले जाने दूंगा, मैं हनुमान का भक्त हूँ। तो व्यवधान पड़ा और फिर जो रामलीला के आयोजक थे वो लोग मंच पे आए, उसको हटाया, उसको वहाँ से। लेकिन फिर वो नीचे खड़ा होकर फिर वो इशारे करते रहा और फिर दोबारा वो स्टेज पे चढ़ गया और फिर उसने रावण को रोकने की कोशिश की। बाद में उसे ज़बरदस्ती जो है फिर मंच से नीचे उतारा गया। तो ये था, ये खबर एक अखबार में छपी है और सुनने में ये आया है कि उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ़ जांच बिठाई गई है। और वो कह रहा है कि अब हम वीआरएस ले लेंगे और वीआरएस लेके राम भजन करेंगे, ऐसे कुछ कह रहा है वो। तो भक्त आदमी होगा, चलिए अच्छी बात है। तो ये खबर थी, मैंने पढ़ी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अब आते हैं अब की बार 100 के पार, या इस बार 100 पार। जी हाँ, एशियन गेम्स जो है अब ख़त्म होने वाला है, आज मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा। और हमारी जो टीम है, टीम इंडिया, भारतीय टीम जो है, उसने 95 पदक जीत लिए हैं। 95 मेडल्स जो है एशियन गेम्स में जीत लिए हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि 100 तक जो है बना लेंगे, यानी हम 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे। और ये संख्या 102 हो सकती है, क्योंकि आज जो टूर्नामेंट खेले जाएंगे, जो प्रतियोगिताएं होंगी, उसमें 7 में करीब करीब हम पदक जीतने की ओर हैं। और मतलब पक्का है पदक उसमें। तो अगर ये 7 पदक मिल जाते हैं तो हमारा जो है वो आप समझ लीजिए कि टिकट वो शतक पूरा हो जाएगा और 102 पदक जो है भारत के नाम हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा वो होगा आपका, मतलब उपलब्धि ये सबसे बड़ी होगी। और 7 पदक ये कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये कबड्डी में 2 पदक मिलेंगे, महिला और पुरुष दोनों टीमें फाइनल में हैं, जीते या हारे 2 पदक पक्के हैं, सिल्वर या गोल्ड। दूसरा है तीरंदाजी में, आर्चरी में कंपाउंड एकल फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी, तो दोनों को 2 गोल्ड मिलना तय है। दोनों में से कोई भी जीते तो इंडिया के हाथों गोल्ड और सिल्वर दोनों मिलेगा, तो 2-2 4 हो गया। और महिला एकल के फाइनल में ज्योति सुरेखा पहुंची हैं, तो उनको भी सिल्वर या गोल्ड मिलना तय है, 5 हो गए। और क्रिकेट में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है, संभवतः अफ़गानिस्तान से मुकाबला है, तो उसमें भी जो है वो उसको पदक मिलना ही मिलना है, 6 हो गए। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग जो है गोटी फाइनल में है, तो इनका भी सिल्वर या गोल्ड तय है। तो 7 पदक ये पक्के हो गए, 95 मिल गए, तो कुल मिलाकर हमको जो है 102 पदक 13वें दिन मिल सकते हैं। कल संभवतः इसका समापन है। और ट्रैक एंड फील्ड में 29 पदक मिले हमको, निशानेबाजी में 22 स्वर्ण पदक मिले, मतलब 22 मेडल मिले हमको। स्क्वैश में पहली बार 2 स्वर्ण पदक मिले, 1 रजत 1 कांस्य पदक मिला। तीरंदाजी में अब तक 3 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य मिला है। तो ये है आपको। तो आज़ादी के अमृतकाल में भारत एशियाई खेलों में पहली बार पदकों का शतक पूरा करने जा रहा है। 13वें दिन भारत ने जापान को हराकर पुरुष हॉकी सहित कुल 9 पदक जीते। देश के पदकों की संख्या 95 पहुंच गई है। 100 पदकों का लक्ष्य पार होना अब तय है,
क्योंकि 6 स्पर्धाओं में देश के खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को सबसे ज़्यादा कुश्ती में 3 कांस्य पदक मिले। इसके अलावा 3 नहीं, मेरे ख्याल से 4 कांस्य पदक मिले हैं। इसके अलावा तीरंदाजी में 1 रजत, 1 कांस्य, ब्रिज में रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य, सेपक टाकरा में भी 1 कांस्य पदक हासिल हुआ। हॉकी का स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया है। अभी अगला ओलंपिक जो है वो होना है 10 महीने के बाद होना है। तो भारतीय टीम ने जो गोल्ड जीता है, इससे वजह से उसको डायरेक्ट एंट्री मिल गई। तो अब हमारी टीम के पास पूरा समय है तैयारी के लिए। तो बेहतर है कि हम ओलंपिक में अच्छे से तैयारी करके जाएं, तो वहाँ भी गोल्ड जीत सकते हैं। तो ये है आपका हमारा जो चल रहा है, आप देखिए। और हमारे एक IAS अफसर हैं उत्तर प्रदेश के, सुहास LY, अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं के पद पर हैं, DM नोएडा भी रह चुके हैं। तो उन्होंने भी सुहास LY ने ऑस्ट्रेलिया में चल रही ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। सुहास LY ने SL4 कैटेगरी में हिस्सा लिया था और वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। इसके पहले सुहास टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। तो इनको भी बधाई, हमारे सारे एथलीटों को बधाई, भारतीय हॉकी टीम को बधाई। तो बहुत मतलब गर्व की बात है ये हमारे लिए। और जो मेडल की टैली है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चाइना ने जो है 187, बाप रे बाप, 187 गोल्ड मेडल जीत लिया है। सिल्वर 104 जीते हैं और ब्रॉन्ज 63, यानी टोटल 354 पदक चाइना ने अकेले निकाल लिए हैं। वाह भाई वाह। उसके बाद जापान है 47 गोल्ड, कहाँ 47 और कहाँ 187, बताइए। 47 गोल्ड है जापान के पास, 57 सिल्वर है, 65 ब्रॉन्ज है, 169। मतलब चीन ने जितने टोटल पदक जीते हैं उसके आधे भी नहीं है, 169 है 354 के मुकाबले। कोरिया आते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 36, 49, 84, टोटल 169। माने पदकों की संख्या जो है कोरिया की जापान के बराबर है, केवल गोल्ड इसका 36 है और जापान के 47 है। उसके बाद हमारी कंट्री है 22 गोल्ड, 34 रजत और 39 कांस्य, यानी 95 ये है। उज्बेकिस्तान इसके बाद है 5वें नंबर पे, 20 गोल्ड, 18 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज, टोटल 64। तो ये है एशियन गेम्स में हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इसके पहले जकार्ता में संभवतः हम लोगों ने 70 मेडल हासिल किया था। तो हाँ, ये लिखा है भारत ने 2018 में जकार्ता गेम्स में सबसे ज़्यादा 70 मेडल जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की कई हस्तियों ने पदक विजेताओं को बधाई दी है, उनकी प्रशंसा की है, तारीफ़ की है। तो ये है, तो एक तरह से ये अच्छी बात है कि हमारे एथलीट जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको थोड़ा और बढ़िया से ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया जाए तो उनको और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। उसमें एक बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पहलवानी में जो है बजरंग पुनिया हार गए। बजरंग पुनिया वही जो विनेश फोगाट के साथ, कहाँ है भाई बजरंग पुनिया जी? तो बजरंग पुनिया जी हार गए तो बड़ा ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर पे मैंने देखा अभी सुबह। वो ट्रोल हो रहे थे कि बजरंग ने कोई पदक जीता हो तो भाई लोग कोई बताओ। तो देखिए, बजरंग पुनिया चूँकि धरने पे बैठे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो इसलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके समर्थन में भी कई पहलवानों ने ट्वीट किया कि बजरंग तुम हारो या जीतो, लेकिन तुम एक बड़े खिलाड़ी हो और हार जीत तो लगी रहती है। तो मेरा भी यही मानना है कि खिलाड़ी के साथ हार जीत लगी रहती है और खिलाड़ी की हार के साथ या उसकी जीत के साथ उसके व्यक्तित्व का वो नहीं करना चाहिए। बजरंग पुनिया ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है। ये अलग बात है कि
किन्हीं कारणों या मित्रता निभाने के लिए वो महिला पहलवानों के साथ धरने पर बैठे थे। उसकी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मामला सब जुडिस है और हमें उम्मीद करना चाहिए कि कोर्ट से जो फैसला होगा वो सही फैसला होगा। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उन्हें सज़ा होगी देगी कोर्ट, अगर वो दोषी नहीं हैं तो जो है वो बाइज्जत बरी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी का चरित्र हनन किया जाए, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या बजरंग पुनिया हो। मामला कोर्ट में है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। और साथ ही साथ एक खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार हमारा कहीं से भी अच्छा नहीं है, उस खिलाड़ी के साथ जिसने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट में। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान की जो टीम है वो जीत गई है। कल उसने नीदरलैंड के खिलाफ 81 रन की जीत हासिल की है। पहले पाकिस्तान ने 286 रन बनाए टोटल और ऑल आउट हुई 49 ओवर में। उसके बाद नीदरलैंड जो है वो नहीं बना पाया और वो 81 रन से हार गया, 205 रन बना के आउट हो गया। तो पाकिस्तान ने जीत के साथ आगाज़ कर लिया है और इसमें कप्तान बाबर आजम चले नहीं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 75 रन बनाया और प्लेयर ऑफ द मैच सऊद शकील 52 गेंद में 68 रन। चौथे विकेट के लिए इन दोनों ने 114 गेंद में 120 रन की शहजादी करके मैच में टीम की वापसी कराई। नीदरलैंड की टीम 12 साल के बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। तो स्कोर बोर्ड रहा 49 ओवर में पाकिस्तान 286 रन, सऊद शकील 68, मोहम्मद रिजवान 68, मोहम्मद नवाज़ 39, शादाब खान 32 और नीदरलैंड की तरफ से जो बॉलर थे बॉस डी लीडे 4 विकेट लिए, उन्होंने 62 रन देके, और कोलिन एकरमैन ने 2 विकेट लिए 39 रन देके। उसके बाद नीदरलैंड ने बैटिंग की, 41 ओवर में 205 रन बना के ऑल आउट हो गई, 81 रन से हार गई। बॉस डी लीडे ने 67 रन बनाया, विक्रमजीत ने 52 रन बनाया, हरीश रऊफ़ ने 3 विकेट लिए 43 रन देके पाकिस्तान की तरफ से, और हसन अली ने 2 विकेट लिए 33 रन देके पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान की टीम को बधाई, उन्होंने जीत के साथ आगाज़ की। लेकिन उसमें एक दिक्कत मैंने कहीं पढ़ा था, अभी इसमें तो शायद नहीं लिखा है, किसी और अखबार में पढ़ा था मैंने, कि ये जो कल मैच हुआ हैदराबाद में, तो बेचारे पाकिस्तानी रिपोर्टर एक भी यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि उनका वीज़ा अभी शायद क्लियर नहीं हुआ है। तो बड़ा उनको अफसोस लगा होगा, मुझे भी अफसोस लग रहा है कि भाई मेरी टीम इंडिया अगर मान लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई या कहीं भी खेलने जाती मैच, और अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे कवर करने जाना है, तो मेरा अगर वीज़ा नहीं बना है तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी या मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अपने पाकिस्तानी रिपोर्टरों से सहानुभूति रखता हूँ कि भाई उनको जल्दी से वीज़ा मिल जाए और वो अब वर्ल्ड कप का कवरेज करने आएँ हमारे देश, हमारी कंट्री में, और अपनी टीम का कवरेज करें। वो अपनी टीम के साथ साथ पूरे विश्व कप का अपने निगाहों से जो है वो देखें उसे, और उसका कवरेज करें, उसका एनालिसिस करें। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सरकार से आग्रह कर सकता हूं कि भैया अगर इनका वीज़ा में कोई तकनीकी अड़चन है तो उसे दूर करके इनका वीज़ा दे दिया जाए, ताकि ये हमारे देश आएँ और अपनी टीम के लिए कवरेज करें। तो उम्मीद है कि मेरी बात जो है वो पहुंचेगी जो अथॉरिटी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनके पास, और वो लोग जो है हमारे पाकिस्तानी रिपोर्टरों को जो है वो वीज़ा उनका बनवा देंगे। किसी अखबार में छपा था, इसमें नहीं है, पता नहीं किस में था वो, मैंने अभी पढ़ा उसको। तो ये था। और कबड्डी में हम पहुँचे हैं, 2 गोल्ड जीतेंगे आज, महिला पुरुष दोनों फाइनल में हैं। तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच आज दिल्ली में टक्कर है वर्ल्ड कप में। पिछले कुछ दिनों से अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में आए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज रोमांच खुलेगा, जब वर्ल्ड कप मुकाबले में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसे तकनीकी तौर पर भी बेहतर किया गया है। हालांकि दोनों टीमें चोट से परेशान हैं। आज का मैच नए अरुण जेटली स्टेडियम में पहला और वर्ल्ड कप 2023 का कुल चौथा मुकाबला होगा। चोट से परेशान दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी। साउथ अफ्रीका की टीम चोटिल तेज गेंदबाजों एनरिच
नादजे और सिसांदा मंगला के बिना उतरेगी, जबकि श्रीलंका को सीमित ओवरों के उसके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा की सेवाएं नहीं मिलेगी। आक्रामक बल्लेबाज हैं उसमें साउथ अफ्रीका की टीम में डेविड मिलर और कप्तान तेम्बा बाउमा बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। शीर्ष क्रम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के साथ बाउमा की जोड़ी श्रीलंका के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हेनरिक क्लासेन के पास पहली गेंद से ही विरोधी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता है और वह साउथ अफ्रीका के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, जिसे अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी का इंतज़ार है। साउथ अफ्रीका से भी फाइनल तक तो गई है, लेकिन कभी फाइनल नहीं गई और जीता नहीं है, उसने वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीता है। अब इस मौसम और पिच कैसा रहेगा दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम का, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि इस मैदान पर वनडे मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 223 रन रहा है। इस आंकड़े के आधार पर यहाँ की पिच लो स्कोरिंग कहा जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए तैयार नई पिच कैसा बर्ताव करेगी आज ही पता चलेगा। बारिश के कोई आसार नहीं है। तो संभावित प्लेइंग 11 जो है आप सुन लीजिए, अगर जो बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हमारे दर्शक होंगे तो इसमें छपा हुआ है, आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ कि कुशल परेरा हैं श्रीलंका की तरफ से। श्रीलंका की जो प्रोबेबल 11 है वो है कुशल परेरा, पाथुम निसांका, कुशल मेंडिस, सदीरा समारा विक्रमा, चरित असालंका, दासुन सनाका कप्तान है ये, दुनित वेलालागे, धनंजय डिसिल्वा, दुसान हेमंथा, दिलसान मधुशंका, लाहिरू कुमारा। एक भी नाम मेरा परिचित नहीं है। मैं तो अरविंद डिसिल्वा को जानता हूँ, दिलीप मेंडिस को जानता हूँ, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। अपने मुरलीधरन भाई क्या बॉलिंग करते थे, अभी लखनऊ आए थे मुरलीधरन कुछ दिन पहले, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। साउथ अफ्रीका का 11 बता देता हूँ। ये है तेम्बा बाउमा, कैप्टन है ये, कैप्टन। क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर हैं। एडन मार्कराम, रासी वान डर डुसेन, हेनरी क्लॉसेन, डेविड मिलर, मार्को यानसेन, जेराल कोटजी, केशव महाराज, तबरेज शमसी और कागिसो रबाड़ा। और दूसरा मैच जो आज का है वो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से सुबह 10:30 बजे से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो 2 है मैच आज। तो दूसरा मैच जो होगा शाम को 3 बजे से होगा मेरे ख्याल से, स्टार स्पोर्ट्स पे आ रहा है। तो दिल्ली में है, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच होगा मैच ये। तो इसके लिए क्रिकेट प्रेमी काफ़ी जो है वो उत्सुक होंगे देखने के लिए, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी देखूंगा। तो विज्ञापन बहुत छपता है त्योहारी सीजन में अखबार में, 3-3 पेज का विज्ञापन है इसमें। अब एक खबर देखिए फिर आ गई, ये अपने उत्तर प्रदेश से है। आ जाइए उत्तर प्रदेश, दिल्ली से, और चलिए कानपुर देहात में गुरुवार को देर रात ज़मीन के झगड़े में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों से हुई मारपीट में एक ही परिवार के 2 लोगों की, दोनों भाई बताए जा रहे हैं, मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एसपी BBGTS मूर्ति ने बताया कि केस दर्ज करके आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है और कानूनगो के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। केस की जांच एसडीएम को सौंपी गई है। पुलिस के मुताबिक गजनेर इलाके के शाहजहांपुर निनाया गांव में 17 बिस्वा ज़मीन पर बने घर में सत्यनारायण लोहार और उनका परिवार रहता है। सत्यनारायण का दावा था कि करीब 50 साल पहले ये ज़मीन मोहनलाल शुक्ला के पुरखों ने मौखिक रूप से उनको दे दी थी। 26 सितंबर को मोहनलाल ने ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। प्रधान संतोष कुमार के अनुसार इसी ज़मीन पर 4 मकान और बने हैं। तो ज़मीन विवाद में फिर हत्या हो गई, अभी देवरिया में हुई थी, आपको पता ही है। उसमें पहले प्रेम नारायण यादव कोई थे, उनकी हत्या हुई। फिर उसके बाद प्रेम नारायण के समर्थकों या उनके परिवार वालों ने जो है घर में घुस के सत्य प्रकाश दुबे जो है उनके परिवार को मार डाला, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो ये एक दुखद घटना हुई, उसकी जांच चल रही है। उसमें 15 लोग सस्पेंड हुए हैं, मैंने आपको बताया था कल। और मैंने ये भी आपसे बताया था कि इस सारे ज़मीन विवाद की जड़ जो है वो राजस्व विभाग जो है वो होता है, जो अपना काम ठीक से नहीं करता। खासकर ये लेखपाल और कानूनगो बिना पैसा लिए जो है छींकते भी नहीं हैं।
तो ये अगर ठीक हो जाए तो आधे विवाद तो प्रदेश के निपट जाएंगे ज़मीन के। लेकिन ये सुधरते नहीं कानून को, लेखपाल क्या किया जाए। अब यहाँ लेखपाल सस्पेंड हुआ है कानपुर देहात में, इनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराना चाहिए लेखपालों और कानूनगो का। और जो भी वैकेंसी बची हुई है लेखपाल और कानूनगो की, अमीन की, अमीन भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ज़मीनी विवाद में, तो इनकी वैकेंसी तो पहले पूरी फिल कर लेनी चाहिए और उसमें पढ़े लिखे लड़कों को जो है शामिल करिए। और जब वैकेंसी फुल रहेगी तो कुछ विवाद जो हैं वो जल्दी सलटेंगे। राजस्व के मामले जो है एसडीएम कोर्ट में, जो है डीएम कोर्ट में, कमिश्नर कोर्ट में है, इनको कहा जाए कि भाई जल्दी जल्दी इसको निपटा दीजिए, तो मामला कुछ ठीक होगा। नहीं तो ज़मीन, मेड़, नाली, रास्ता, कड़ंजा, खेत, तो उसके लिए तो झगड़ा होता ही रहेगा। आधे हमारे, अगर आप चले जाएंगे कोर्ट में ना, और कोर्ट के जो केसेस निकाल के देखिएगा तो 100 केस में आपको 50 केस तो ज़मीनें जायदाद और इसी के विवाद के मिलेंगे, संपत्ति विवाद के। फौजदारी तो कम ही मिलेगी, ये इसी के मामले जो है ज़्यादा मिलेंगे। तो इसको निपटाने की ज़रूरत है। तो कोर्ट पे भी जो केस का बोझ है वो भी कम हो जाएगा अगर बाहरी मामला सुलझता रहे। पंचायत में इस तरह की मामले जो है पहले सुलझ जाया करते थे, लोग समझा देते थे दोनों पक्षों को, और वो भी कम हो गया है। पंचायत की बात लोग नहीं सुनते हैं, या पता नहीं पंचायतें बैठती हैं गाँव में कि नहीं बैठती हैं, क्या होता है। तो इसको देखना ज़रूरी है। ये लेखपाल और कानूनगो को सही करना ज़रूरी है। इनको रिफ्रेशर कोर्स कराइए, इनको बुला के समझाइए। घूस लेना तो कम नहीं होगा, लेकिन यह है कि कुछ दिमाग में घुसेगा तो हो सकता है कुछ तो काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से फिर राउज कोर्ट जाएंगे जहां संजय सिंह गए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कल एक बड़ा फैसला आया है। फैसला उसने ये आया कि वो जो हाई कोर्ट पटना ने ऑर्डर कर दिया था बिहार सरकार को कि साहब आप जातिगत सर्वे करे, वो आंकड़ा जारी कर दीजिए या करा लीजिए जो भी हो, तो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी कोई वकील हैं अपराजिता सिंह अपने उसके तरफ से, अपने क्लाइंट की तरफ से। तो और उन्होंने वहाँ पर रिट दाखिल करके ये मांग की थी कि बिहार सरकार को ये डाटा सार्वजनिक करने से रोका जाए। यानी जातिगत सर्वेक्षण में जो आंकड़ा सामने आया है बिहार सरकार के मुताबिक, उसको सार्वजनिक न किया जाए, या अगर बिहार सरकार सार्वजनिक कर रही है तो उसको रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए भाई, यही पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या लेना देना, कोई सरकार जो है आंकड़ा इकट्ठा करती है और वो उसको सार्वजनिक करती है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो यही लिखा है खबर, और ये खबर आज कल से जो है सोशल मीडिया पर भी है कि बिहार में जातीय सर्वे के डेटा पर काम करने और फैसला लेने से राज्य सरकार को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हम जातीय सर्वे पर राज्य सरकार को फैसला लेने से नहीं रोक सकते। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। लंबा चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दी थी। याचिकाकर्ता ने जातीय सर्वे की संवैधानिकता को चुनौती दे रखी है। वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने जातीय सर्वे का डेटा सार्वजनिक कर दिया है, जबकि मामला कोर्ट में लंबित है। अपराजिता ने कहा कि सर्वे से मिले डाटा पर आगे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि डाटा गैर कानूनी तरीके से जुटाया गया है। बिहार सरकार के वकील से कोर्ट ने सवाल किया कि डाटा क्यों सार्वजनिक किया। वकील ने कहा कि कोर्ट ने डाटा प्रकाशित करने से नहीं रोका था, हाई कोर्ट ने। तो करिए, अब 24 तारीख को होगा। इसके बाद कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में आगे की कार्रवाई से राज्य सरकार पर रोक लगाने से मना कर दिया। तो ये है, हर बात पे लोग कोर्ट भागते हैं, क्या करिएगा। अब कोर्ट में वो भी गए, संजय सिंह भी, आम आदमी पार्टी के नेता। तो कल तो उनका पेशी था, उनके जो 2 सहयोगी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। और अभी देखिए 10 अक्टूबर तक जो है रिमांड पे दिया है उन्होंने, क्या बोलते हैं,
कोर्ट ने। तो क्या होता है 10 अक्टूबर को ये पता चलेगा, और संजय सिंह के साथ क्या होगा ये भी पता चलेगा। और संजय सिंह के बारे में कुछ छपा उपा नहीं है इसमें, देखिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं। संजय सिंह खुद भी वो अपना बहस खुद कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा एक और मामला है, कल आया है सामने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजी है। तो क्या चुनावी जो लोक लुभावन वादे हैं रोक सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है। तो किसी ने याचिका दाखिल की थी, तो कल ये बड़ा चर्चा में था खबर। आज ये सबसे पीछे छपी है नवभारत टाइम्स के सबसे पीछे वाले पेज पर, कि पढ़ के सुना देता हूँ कि जो ये लैपटॉप देंगे, कंप्यूटर देंगे, मशीन देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, लोक लुभावन नारे जो सरकार जब चुनाव आता है और पार्टियां लगाती हैं, तमाम राजनीतिक दल जो लगाते हैं इस तरह के वो, तो उसके खिलाफ एक याचिका दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सारे लोगों को नोटिस जारी किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त रमणियाँ बांटने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के अलावा आरबीआई, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी की है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि चुनाव से पहले तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक सीमा रेखा तो खींचनी ही होगी। क्या लोगों के ये हित में है और क्या नहीं है, इसके बारे में जानकारी जुटानी होगी। इस मामले में गाइडलाइंस की भी दरकार है कि किस तरह की चुनावी घोषणाएं की जा सकती हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों राज्य सरकारें टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं, उसी पैसे से चुनाव के पहले वोटरों को मुफ्त उपहार बांटने का प्रलोभन दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दोनों राज्य सरकारों की ओर से कैश बांटने की बात कही गई है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा तो जो बोझ है इसका वो टैक्स पेयर यानी करदाताओं पर पड़ेगा। दोनों राज्यों की वित्तीय स्थिति भी खराब है और इसके लिए आरबीआई की रिपोर्ट है, लेकिन कैश बेनिफिट की घोषणा राज्य सरकारें कर रही हैं। मध्य प्रदेश में पब्लिक प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर राज्य ने लोन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 हफ्ते में समय देने को कहा है। इस मामले में पहले से पेंडिंग अश्वनी उपाध्याय की अर्जी के साथ इस याचिका को भी टैग कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रेवड़ियों पर सवाल उठाया है। पहले से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच में मामला पेंडिंग है। दरअसल मामले में कई जटिल सवाल हैं जिन पर विस्तार से बहस होनी है। साथ ही पूर्व में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राजनीतिक पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा करती है वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123 में चुनावी घोषणा पत्र का वादा भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी कई मौक़ों पर इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश की है। चुनाव सुधार से जुड़े प्रस्ताव में इसे शामिल किया गया है, लेकिन हकीकत यही है कि अब तक किसी सरकार या राजनीतिक दल ने इस बड़े चुनाव सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई है। और हिम्मत इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि वोट तो सबको चाहिए, ये न किन प्रकारेण वोट चाहिए चाहे साम दाम दंड भेद, एक कहावत अपने यहाँ चलती है। तो हर पार्टी इसका वो करती है, इस्तेमाल करती है और चाहती है कि उसे वोट मिले ताकि वो सरकार में आए। तो ये तो चलता रहेगा जब तक या तो सारे राजनीतिक दल जो है मिल के बैठ के तय करेंगे हम नहीं करेंगे ऐसा, या तो सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करे, या चुनाव आयोग इसको चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माने, ऐसा कुछ कानून बने, ऐसा कोई गाइडलाइंस जारी हो चुनाव आयोग की तरफ से, तभी हो सकता है। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल है। केजरीवाल साहब सबसे आगे हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटने में। मुफ्त की रेवड़ी बांट के 2 जगह सरकार बना ली है, दिल्ली और पंजाब में। अब उन्हीं के नक्शे कदम पे बाकी राजनीतिक दल चलते हैं, कोई भी हो। कर्नाटक इलेक्शन में आपने देखा ही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं। तो ये तो भैया ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट चर्चा में। कल से क्यों है ये मैं आपको बता रहा था कि 2 वजहों से चर्चा में है, इन दोनों कारणों की वजह से। तो एक
आज शनिवार है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, वीकेंड है, आप मज़ा लीजिए वीकेंड का। एक खबर अच्छी है, महिलाओं से रिलेटेड है, मुझे लगता है कि मुझे इसे पढ़ देना चाहिए। दुनिया भर की महिलाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी। महिला योद्धा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। नरगिस मोहम्मदी ईरान की जेल में है इस वक्त, और ईरान में जो है वुमेन पावर के लिए, वुमेन अधिकारों के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए ये लगातार संघर्षशील रही हैं। कई बार जेल गई हैं, अभी भी शायद जेल में हैं। तो नरगिस मोहम्मदी को इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। ये देखिए, तो हमारी तो पहले बधाई इनको, और इनके बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अखबार में जो छपा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ईरान में महिला अधिकारों, लोकतंत्र और सजाए मौत के खिलाफ सालों से संघर्ष कर रही 51 साल की नरगिस मोहम्मदी को 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नोबेल कमेटी ने कहा कि महिलाओं के दमन के खिलाफ इस जंग की नरगिस को भी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तक उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। उन्होंने 31 साल जेल में बिताए हैं और वो अब भी कैद में हैं। उन्हें कोड़े भी खाने पड़े हैं। जेल जाने की वजह के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा है। नरगिस डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उप प्रमुख है। इसकी स्थापना नोबेल जीत चुकी शिरीन अब्दी ने की थी। नरगिस की हालिया गिरफ्तारी 2021 में हुई। तब उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ 2019 में हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में मारे गए एक महिला की याद में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्हें तेहरान की सबसे बदनाम इविन कारागार, इविन जेल है, तेहरान की बदनाम जेल है, वहाँ रखा गया है। इसी जेल में पश्चिमी देशों से संपर्क रखने के आरोपितों और राजनीतिक कैदियों को रखा गया है। नरगिस ये सम्मान पाने वाली ईरान की दूसरी और दुनिया की 19वीं महिला हैं। नोबेल पुरस्कार में 18 कैरेट का गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर जो है क्रोनर, वो स्वीडिश मुद्रा है, लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 8 करोड़ रुपए अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो लगभग। तो नरगिस का जन्म ईरान के जंजन शहर में 21 अप्रैल 1972 में हुआ था। लगभग 51 साल की हैं ये, और पेशे से इंजीनियर नरगिस कई अखबारों में लिखती रही हैं। 1990 के दशक से ही महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रही थी। 8 साल से बच्चों से नहीं मिली हैं। जून में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में नरगिस ने कहा कि उन्होंने 8 साल से अपनी जुड़वां बेटियां हैं उनकी, अली और कियाना को नहीं देखा है। 1 साल पहले आवाज़ ज़रूर सुनी थी। बेटियां उनके पति तागी रहमानी के साथ फ्रांस में रहती हैं। तागी भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो उनके पति हैं। तो ये है नरगिस मोहम्मदी। ईरान में आधी आबादी की हक के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो देखिए, संघर्ष इनका जारी रहेगा आगे भी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल संडे है। कल मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊँगा, संडे को विश्राम। तो जो भी दर्शक मेरा संडे को इंतज़ार करेंगे उनसे क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब फॉलो कर लीजिए। यूपी न्यूज़ 9 इंडिया के नाम से पेज है और अनूप श्रीवास्तव के नाम से भी पेज है। तो आप मतलब प्रोफाइल है, तो आप उसको भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी है हमारा, और ट्विटर पे भी मैं हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझसे जुड़ते रहेंगे, जुड़ेंगे और अपना प्यार स्नेह बनाए रखेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपसे ये विनती है। तो मिलते हैं फिर अब मंडे को, सोमवार को। आज सैटरडे है, संडे आप लोग एंजॉय करिए, छुट्टी करिए। तो संडे को टीवी वूवी मोबाइल मत देखा करिए, आराम से फैमिली के साथ रहिए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, मन करे सिनेमा देखिए, मन करे नौटंकी देखिए, रामलीला देखिए, कुछ भी करिए। मोबाइल और कंप्यूटर और टीवी में मत उलझिए, ठीक है। तो चलिए, एंजॉय योर वीकेंड। नमस्कार, मिलते हैं फिर।